हेलो, वेलकम बैक। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से डिस्कशन बाकी था हमारा। फोर्स, टर्निंग इफेक्ट और ट्रांसलेशनल मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहता है कि फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, देखो ये वर्ड अच्छे से समझना है। इक्विलिब्रियम मतलब हिल डुल नहीं रही है। ये हमने अभी लिखे थे ना कंडीशंस, प्रीवियस लेक्चर्स में। कंडीशंस टू बी इन द इक्विलिब्रियम, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। कंडीशंस फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम फिर वो तुम खुद बनाकर लिख सकते हो। तो ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात है, अगर बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना है ना, तो पहली कंडीशन तो ये थी कि भाई एल्जीब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस शुड बी जीरो, और दूसरी कंडीशन ये थी कि एल्जीब्रिक सम नहीं, सॉरी ये वर्ड एल्जीब्रिक यूज मत करो। सम ऑफ द फोर्सेस शुड बी जीरो, एक्चुअली में वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस शुड बी जीरो, बट ये वेक्टर सम का मतलब क्या है अगेन हर क्लास में आएगा, इसलिए सिर्फ इतना ही रखो कि द सम ऑफ द फोर्सेस शुड बी जीरो, द सम ऑफ द टॉर्क शुड बी जीरो। तो ये चीज तो अभी नहीं है, इस चीज पे अब हमारा फोकस है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे। सो फॉर बॉडी टू बी इन द इक्विलिब्रियम, फॉर बॉडी टू बी इन द इक्विलिब्रियम, clockwise movement is equal to एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये रही क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसको हम नेगेटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों ही इक्वल होंगी। CW विल बी इक्वल टू ACWM। अब एग्जैक्ट फिगर इसके लिए मैं ड्रॉ करूं ना, तो वो बनेगा हमारा सीसॉ। सीसॉ एग्जैक्टली बीच में ही होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। अब मुझे इसको बैलेंस्ड रखना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर मैंने 100 किलो रखा हुआ है तो यहाँ पे भी 100 किलो रखूंगा, तभी जाके ये सीसॉ बैलेंस्ड होगा। इवन ये सब्जी वालों का तराजू जो था, आजकल तो डिजिटल बैलेंस यूज करते हैं, बट उन तराजू से भी तुम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का अंदाजा या समझ लगा सकते हो। क्या था तराजू में? एक बाजू का वजन दूसरा बाजू का वजन दोनों सेम हो तब तराजू हॉरिजॉन्टली या कह सकते हो एकदम लेवल में रहता था, है ना। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, राइट। यहां पे भी ये जो एक्चुअली में ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये नेगेटिव है। सो अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो जो मूवमेंट मिलेगा हमको लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, राइट साइड से जो मूवमेंट मिलेगा पॉजिटिव। सो ऐसे भी ले सकते हो कि लेफ्ट साइड वाला मूवमेंट जो है ना, लेफ्ट साइड मूवमेंट एंड राइट साइड मूवमेंट। सो ध्यान रखना ये प्लस और माइनस साइन के लिए। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिए। फाइंड एक्स सो दैट द स्केल इज बैलेंस्ड। अब स्केल इज बैलेंस्ड रखनी है मुझे, स्केल इज बैलेंस्ड चाहिए मुझे, तो मतलब इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम के लिए राइट क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन देगा? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे मूवमेंट ढूंढो, राइट हैंड साइड की मूवमेंट क्या होगी? फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस फलक्रम से ढूंढना है, ये हमेशा याद रखना। मार्किंग को देखकर डिस्टेंस मत ढूंढना, फलक्रम से डिस्टेंस ढूंढना है मुझको। तो कितना पॉइंट है? हर पॉइंट 5 सेंटीमीटर का है, तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसा 25, सो 25 सेंटीमीटर। एंटी क्लॉकवाइज में 5 किलो है, और डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 5 45 सेंटीमीटर। सो एक्स क्या मिलेगा मुझे? 5 इंटू 45/25, इस तरह से सम सॉल्व होंगे। सो एक्स शुड बी इक्वल टू 9 kg। काफी सारी चीजें समझ में आनी चाहिए यहाँ से तुमको। मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों साइड का सेम है, बट देखो
कम वजन है, दूरी ज्यादा है, ज्यादा वजन है, दूरी कम है ना। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज करके ऐसे न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ये एक और न्यूमेरिकल है, वेयर विल यू हैंग 5 kg सो दैट द स्केल गेट्स बैलेंस। स्केल को बैलेंस करना है। अब स्केल को बैलेंस करने के लिए तुम 5 किलो को कहां पर हैंग करोगे, कहां हैंग करोगे। सो हम इसमें ऐसा ले लेते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम लेट 5 kg बी हैंग्ड एट एक्स मार्क, राइट। तो इसको मैंने लेट से कोई भी मार्क, ये मार्क मुझे पता नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो मैंने ये एक्स मार्क ले लिया, डिस्टेंस नहीं मार्क लिया है ना। या तो ऐसा ले लो, चलो मार्क की जगह पे हम डिस्टेंस लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम फुलक्रम। सो ये डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया, ये थोड़ा टिपिकल सा। सो अगेन मैं ये वर्ड के हिसाब से राइट, क्लॉक वाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट राइट हैंड साइड वाली हो जाएगी, एक्स इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना, 4। सो 4 × 5, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, और दूसरी साइड से 5, और ये डिस्टेंस मेरे को पता है y, इसको y ले लो क्योंकि x ऑलरेडी दिया हुआ है। अब दो दो वेरिएबल है, तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू या तो y अपॉन एक्स, ऐसे भी लो आएगा तो सही, y अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 20/5 यानी 4। सो y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू y upon x is equals to 4/1. So therefore y should be equal to 4k, x should be equal to 4k, x should be equal to 1k। इसका मतलब क्या हुआ कि k की वैल्यू अगर 1 ले लोगे तो x क्या मिलेगा 1 सेंटीमीटर, और y क्या मिलेगा, x मिलेगा 1 kg, सॉरी x तो वेट है ना। सो x मिलेगा 1 kg और y मिलेगा 4 सेंटीमीटर। k की वैल्यू 2 ले लो तो x मिलेगा 2 किलो और y मिलेगा 8 सेंटीमीटर। k की वैल्यू 3 ले लो तो x मिलेगा 3 किलो और y मिलेगा 12 सेंटीमीटर। देखो इस तरह से। अब y के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी मैक्सिमम हम 30 सेंटीमीटर 5 किलो को खिसका सकते हैं। तो ऐसे जब तक y 30 से कम है ये सारे ही आंसर्स राइट है। मतलब ये कोई भी एडजस्टमेंट मारोगे, x को 1 किलो लेके y को 4 रखो, x को 2 किलो लेकर y को 8 रखो, हर केस में ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ ही जाएगी। बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का और एक इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, स्केल ऑफ द वेट ऑफ द मीटर स्केल। जो मीटर स्केल है ना उसका भी वजन होता ही होता है, और उसका जो वजन होता है वो हमेशा सेंटर मार्क से ही एक्ट होता है फॉर श्योर। हाँ, किसी भी चीज का वेट कहाँ से एक्ट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर। 100 सेंटीमीटर की स्केल है तो इसका सेंटर कहाँ है 50 पे, तो 50 से ही उसका वेट एक्ट होगा। और क्योंकि फल्क्रम अब सेंटर में नहीं है, क्योंकि अब फल्क्रम सेंटर में नहीं है, तो जो वजन है ना मीटर स्केल का वो भी एक एडिशनल मूवमेंट जनरेट करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा। देखो समझो इसको,
क्या लिखा है, इफ द स्केल इज बैलेंस्ड, मतलब यही हुआ कि स्केल अगर इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड द वेट ऑफ द स्केल। सो फिर से हम इक्वेशन ऐसा लिखेंगे, बाय, ऐसे कमेंट्स लिखने चाहिए। ये कमेंट्स तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है, तुम्हारा जो वर्क है, उसको निखारते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। क्लॉकवाइज यानी राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड पे दो दो मूवमेंट है, 2 kg, और उसका डिस्टेंस कितना है, फलक्रम से डिस्टेंस लेना है, ये ध्यान रखो। 1 2 3 4 5 6 7, 35। ये एक मूवमेंट हो गई क्लॉकवाइज की। दूसरी एक और मूवमेंट है वजन की वजह से, तो वजन और डिस्टेंस कितना है वजन का, 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज साइड में एक ही है 5, और डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 35। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर मिलेगा 70 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 175, 10x इज इक्वल्स टू 105, x इज इक्वल्स टू 105/10। सो x की वैल्यू मिल गई मुझे 10.5 kg, 10 किलो की ये स्केल है। सिंपल। फिर आगे यहां पर चैप्टर खत्म होता है, राइट। इसके आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के। चलो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। सो क्या कहता है न्यूमेरिकल्स, फोर्स ऑफ 50 डायन्स एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो गिवन डेटा लिखते जाओ, मुझे फोर्स दिया हुआ है 50 डायन्स का, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे फलक्रम से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का 75 सेंटीमीटर। मूवमेंट ऑफ फोर्स ढूंढना है, बहुत सिंपल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा दो, 50 इंटू 75, 3750 डायन सेंटीमीटर। सीजीएस में वैल्यूज दी हुई है तो सीजीएस में ही आंसर आए, है ना। फिर एक और क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.75 मीटर। व्हेन ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन्स, फोर्स भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला यूज करो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स से h3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.75। सो 140 न्यूटन मीटर ये आंसर आएगा, 140 न्यूटन मीटर। सिंपल। तीसरा प्रॉब्लम है, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, गिवन डेटा लिखते जाओ। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन प्रोड्यूस ए मूवमेंट ऑफ फोर्स, देखो अब इधर मूवमेंट ऑफ फोर्स हमको देके रखा है 10 न्यूटन मीटर इन ए रिजिड बॉडी। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी कैलकुलेट करना है ना उसको इस तरह से क्वेश्चन मार्क डाल दो। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट। ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना, हाँ, ये टर्निंग पॉइंट है और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो हमको तो इसी डिस्टेंस से इंटरेस्ट है, और वर्ड्स के हिसाब से यही डिस्टेंस दिया हुआ है कि भाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट, ऐसा। सो अगेन मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला ही यूज करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, और मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है तो उसको सब्जेक्ट बना दो। मूवमेंट ऑफ फोर्स अपॉन फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना है 10, फोर्स कितना है 50 न्यूटन। सो 0 0 कैंसल, 1/5 मीटर, या इसको लिख दो 0.2 मीटर, या इसको लिख दो 20 सेंटीमीटर, कैसे भी लिखो आंसर है ये तुम्हारा। अच्छा सेंटीमीटर में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, कुछ गलत हो गया। 50 न्यूटन produce a moment of force of 10 Newton per meter. Calculate the perpendicular distance between the point of application of force and the turning point. नहीं नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है। हाँ, ये 45 सेंटीमीटर तो
यहां तक ही है, ये कुछ किसी और क्वेश्चन का हिस्सा प्रिंट हो गया, इसका प्रिंट हुआ था 45 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोर्स, अब देखो यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना है, विच विल प्रोड्यूस ए मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 1575 डायन सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ो, गिवन डेटा लिखो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है। व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट, देखो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया था ना, इसको वर्ड्स में हम ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और टर्निंग पॉइंट के बीच का। बहुत ध्यान से ये चीज वर्ड्स में भी लिखते आनी चाहिए और पढ़ के ड्रॉ करते भी आनी चाहिए। सो फोर्स कैसे ढूंढेंगे हम, फॉर्मूला लिख दो मोमेंट ऑफ फोर्स का। फॉर्मूला हमेशा पहला स्टेप होना ही चाहिए, प्रेजेंटेशन को निखारता है। कहीं पर भी स्टेप्स को खाओ मत, मैं तो एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर दूं, फिर भी मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूं क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स, राइट। अब देखो ऐसा फिर से एक और बार कटिंग करना है तो उसको फिर से लिख दो, वहीं पर गंदगी मत करो। ट्राई करो, ये 9 के टेबल में आता है, 5 6 7 8 9 शायद हो जाए। हाँ तो हो रहा है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 35 न्यूटन, ये आ गया आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द, वीडियो को स्टॉप कर दो और खुद से कैलकुलेट करने का ट्राई करो, खुद से होने चाहिए ये न्यूमेरिकल। सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ कपल, है ना। क्या ढूंढना है, नहीं आता है तो फिर वीडियो फिर से स्टार्ट कर दो। लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ द कपल, अब ये कपल की बात है तो लेंथ लिखो या आर्म ऑफ कपल लिखो। फोर्स दिया हुआ है 13 न्यूटन और मूवमेंट ऑफ कपल है 14.3, है ना। तो मूवमेंट ऑफ कपल या सिर्फ कपल इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। तो मुझे ढूंढना है आर्म, तो आर्म हो जाएगा मोमेंट ऑफ कपल अपॉन फोर्स, है ना। 13 के टेबल में 13 11 सा जाएगा तो 1.1 मीटर इज द आर्म ऑफ कपल। देखो कपल का क्वेश्चन है ये। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, है ना। तो इसको चाहो तो ऐसा ड्रॉ कर दो, एक ये फोर्स है 2 न्यूटन का, दूसरा ये फोर्स है 2 न्यूटन का, वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखो कपल के बारे में ही है अगेन, एट द टू एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड, तो ये एक एंड है रॉड का, ये दूसरा एंड है रॉड का, लेंथ 1 मीटर, पाइवोटेड फ्रीली एट इट्स सेंटर, यहां पर पाइवोटिंग है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स इज अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। तो अब हमको मोमेंट ऑफ फोर्स ढूंढना है, यहाँ पे कपल का डिस्क्रिप्शन दिया है लेकिन ढूंढना मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस लेंगे हम जो कि 0.5 मीटर है। सो 2 इंटू 0.5 यानी 1 न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब ये मूवमेंट ऑफ फोर्स तो एक ही साइड का है, हमको अगर इन लोगों ने ऐसा बोला है ना रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मतलब है टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो कपल में टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना आता है, 2 टाइम्स द मूवमेंट ऑफ फोर्स, इतना ही, ये भी उतना ही जनरेट करेगा। तो 2 इंटू 1 यानी 2 न्यूटन मीटर, ये हो गया रिजल्टेंट या फाइनल मूवमेंट ऑफ फोर्स। एक मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा क्लॉकवाइज, दूसरा मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कहता है, डायग्राम अलोंग साइड शोज ए 5 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ए। तो 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है एक्टिंग एट ए पॉइंट ए, प्रोड्यूस इज ए मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन मीटर। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है 6 न्यूटन मीटर।
मोमेंट ऑफ फोर्स यानी यहां से यहां तक का यही डिस्टेंस लेना है, पूरा डिस्टेंस नहीं लेना है। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द व्हील? तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे 6 मोमेंट ऑफ और एफ, राइट। अब मुझे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ढूंढना है, मुझे तो ये टोटल डिस्टेंस ढूंढना है जो कि डायामीटर है। सो डायामीटर हो जाएगा ट्वाइस द 6/5, सो 12/5 120/10 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, सीधा डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करने का ये एक मेथड है। सो 2.4 मीटर ये व्हील का डायमीटर। समझना है क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी समझना है, राइट। फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8 क्या कहता है, इसमें भी यही है। डायग्राम अलोंग साइड शोज ए फोर्स एफ, फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, एक्टिंग एट ए पॉइंट ए सच दैट इट प्रोड्यूस ए मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ ढूंढना है। मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एफ हो जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ फोर्स है 20 न्यूटन मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है ऑलरेडी 0.5 मीटर्स। सो 20/5 इंटू 10, सो ये हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर। ये आ गया मेरा फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन। न्यूटन मीटर नहीं, सिर्फ फोर्स है ना, न्यूटन ही आएगा। ये यूनिट्स में भी थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में या बहुत ज़्यादा स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में गलत ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द डायग्राम अलोंग साइड एंड कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ कपल। अब देखो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ कपल पूछा है, तो फोर्स इंटू आर्म लेंगे। आर्म मतलब टोटल डिस्टेंस। फोर्स है 5 न्यूटन, आर्म है 1.2 मीटर, तो 6 न्यूटन मीटर ये हो जाएगा मूवमेंट ऑफ कपल। मैंने गिवन डेटा इधर लिखा नहीं है, डायग्राम दिया हुआ था, इसलिए तुम्हें लिखना ही चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर अप्लाइड ऑन ए सर्कुलर बॉडी सच दैट मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल दिया हुआ है हमको 9 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो इग्नोर कर सकते हो। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बॉडी। रेडियस यानी ये और ये दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्म। सो मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला फोर्स इनटू आर्म। आर्म विल बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ कपल अपॉन फोर्स। मूवमेंट ऑफ कपल कितना है 9, फोर्स कितना है 15, है ना। 3 3 9, 5 3 15, तो 3/5 मीटर ऐसे रखो, या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो सेंटीमीटर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस। अच्छा, रेडियस ढूंढना है मुझको, आर्म नहीं ढूंढना है। आर्म तो डायमीटर देगा, मुझे ढूंढना है रेडियस। तो रेडियस कितना मिलेगा, जो आर्म है डिवाइड बाय 2, डायमीटर का आधा। आर्म हमेशा डायमीटर देगा, डायमीटर का आधा रेडियस देगा, तो डायमीटर का आधा ये आएगा आंसर, रेडियस। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और सब कुछ आते हुए भी मेरा सम रॉन्ग हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने इसको डबल डैश कर दिया और रेडियस तो ढूंढा ही नहीं था। ये तो फिर मैंने बुक में आंसर चेक किया तो मुझे पता चला कि भाई रेडियस ढूंढना है। सो क्वेश्चन पढ़ के बहुत ही फोकस, कंसंट्रेशन, इच्छा शक्ति से सॉल्व करो। टू फोर्सेस F1 इक्वल टू F2, ऑब्वियसली अगर कपल है तो दोनों सेम ही रहने वाले हैं। ऑन ए व्हील 1.5 मीटर का रेडियस, देखो रेडियस दिया हुआ है तो ये 1.5 मीटर है। सच दैट मूवमेंट ऑफ कपल इज 30 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स।
सो मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला फोर्स इंटू आर्म, राइट। फोर्स ढूंढने के लिए मूवमेंट ऑफ कपल 30, आर्म हो जाएगा 3, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो फोर्स आ जाएगा 10 न्यूटन। सिंपल। सो 10 न्यूटन्स का फोर्स। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मीटर स्केल। अब जो हमने मीटर स्केल के सम्स किए ना वही है, अब इन सब में हो सके उतना डायग्राम ड्रॉ कर दो तो सही रहेंगे। और यूनिफॉर्म मीटर स्केल है यानी 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होगी। सो यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस्ड एट 60 सेंटीमीटर मार्क when the weights of 5 GF and 40 GF are suspended at 10 सेंटीमीटर मार्क। सो 10 सेंटीमीटर पे 5 GF है और 80 सेंटीमीटर पे 40 GF है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। वेट ऑफ द मीटर स्केल हमेशा सेंटर से एक्ट होता है। देखो ये मेरा ड्राइंग का तरीका देखो और इसी तरीके से तुम्हें ड्राइंग करनी है। ऊपर की तरफ मैंने सारे मार्किंग्स लिखे हुए हैं और एरो मार के सारे मैंने वेट्स रिप्रेजेंट किए हैं, है ना। तो कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। अगेन ढंग से प्रेजेंटेशन के बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी राइट हैंड साइड वाली दो मूवमेंट है, फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 80 माइनस 60 20। बहुत ध्यान से कैलकुलेट करते आना चाहिए। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 माइनस 10 50, ये मार्क माइनस ये मार्क, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा फुलक्रम से ही कैलकुलेट करते हैं। सो x इंटू 10 प्लस 40 इंटू 20 इक्वल टू 5 इंटू 50। अब x की वैल्यू मिल जाएगी मुझको। सॉल्व करो। 10x प्लस 800 इज इक्वल्स टू 250, है ना। देखो यहाँ पे माइनस की साइन आ रही है, इधर करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा कुछ, तो वो गलत है। तो देखो अब फिर से क्वेश्चन चेक करो। यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस्ड एट 60 सेंटीमीटर मार्क when the weights of 5 GF and 40 gram force are suspended at 10 centimeter mark and 80 centimeter mark respectively. कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। अब ये मीटर स्केल का वेट मैंने गलत जगह पे लिख दिया है। कौन सी गलत जगह है? 50 इधर थोड़ी आएगा, 50 60 के इस साइड आएगा ना। तो बहुत अच्छे से भी सब चीजें आती है ना तब भी हम गलती कर बैठते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ही हुई है ये गलती। ये भी आता ही है ना, दे धनाधन लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, पर बहुत आराम से करना चाहिए। सो क्लॉकवाइज में एक ही आएगा 40 इंटू 20, एंटी क्लॉकवाइज में दो आएंगे। एक आएगा ये 5 ग्राम फोर्स जो कि 50 के डिस्टेंस पे है, दूसरा आएगा ये वेट ऑफ द मीटर स्केल जो कि हमने x लिया हुआ है, राइट। और वो x आएगा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ये प्लस x इंटू 10। सो 800 इज इक्वल्स टू 250 प्लस 10x। अब देखो ये यहाँ पर ऐसा नेगेटिव आ रहा था ना, इस पर से मुझे आइडिया आया कि भाई गलती है कुछ ना कुछ। तो मैंने क्वेश्चन चेक किया और मेरा सॉल्यूशन चेक किया। ये हो जाएगा 550 इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 550 बाय 10 यानी 55 ग्राम की स्केल है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन यूनिफॉर्म मीटर स्केल का ही क्वेश्चन है। मीटर स्केल बोला है ना तो स्केल ड्रॉ करके 0 से 100 तो डाल ही दो। बैलेंस दैट 20 सेंटीमीटर मार्क, 20 सेंटीमीटर के मार्किंग पे बैलेंस किया हुआ है। व्हेन अ वेट ऑफ 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, वेयर मस्ट द वेट बी सस्पेंडेड एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। तो पहला तो यही पूछ रहे हैं कि 100 ग्राम का वजन कौन से एंड से सस्पेंड करोगे, और मीटर स्केल का वजन जो कि 50 से ही एक्ट होगा वो कितना है, वो ढूंढना है।
तो सिंपल सी बात है, यहां से 50 पे स्केल का वजन उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज भी तो किसी को घुमाना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। तो अल्टीमेटली उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हम 100 ग्राम का वजन 0 पे ही रखेंगे। इसको चाहो तो ऐसा वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, एज weight of scale will produce clockwise movement, hence 100 gf should be suspended at 0 सेंटीमीटर मार्क। बस चाहो तो इतना लिख दो, और चाहो तो फिर आगे और भी लिखना है तो लिखो, है ना। आप कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 50 माइनस 20। तो प्रेजेंटेशन बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी राइट साइड वाली, यानी राइट साइड में तो एक ही है, 50 इंटू 50, 50 नहीं, वेट इंटू डिस्टेंस। वेट है x, डिस्टेंस है 30, और एंटी क्लॉकवाइज में है 100 इंटू 20। तो ये x आ गया मेरा 100 इंटू 20 बाय 30, राइट। तो 0 0 कैंसल, ये हो जाएगा 33.33, यानी वजन जो है इसका 66.67 ग्राम। ये लास्ट डिजिट मैंने राउंड ऑफ कर दिया। राउंडिंग ऑफ भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खास करके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फिर आगे, सो यूनिफॉर्म मीटर स्केल बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। देखो यूनिफॉर्म मीटर स्केल दिया हुआ है ना, तो बाय डिफॉल्ट मीटर स्केल ड्रॉ करके 0 से 100 का मार्किंग तो डाल ही दो। बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन ए नाइफ एज प्लेस्ड एट 55 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फलक्रम है 55 सेंटीमीटर मार्क पर। व्हेन मास ऑफ 25 ग्राम इज सपोर्टेड फ्रॉम वन एंड, राइट। मीटर स्केल का वेट तो यहीं से ही जाएगा, 50 सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही मीटर स्केल का वेट जाता है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। कैलकुलेट द मास ऑफ द स्केल, राइट। तो इतना देख के तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगी, जिसको काउंटर एक्ट करने के लिए क्लॉकवाइज में कुछ है नहीं। तो क्लॉकवाइज साइड में ही हम 25 ग्राम का वजन रखेंगे। और फिर ये जो स्केल का वजन ढूंढना है, वो ढूंढने के लिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी 25 इंटू डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, 100 माइनस 55 कितना हो जाएगा 45। सो 45, और क्लॉकवाइज हो जाएगी x इंटू 5। ये x और डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू मिलेगी 25 इंटू 45 अपॉन 5, 9 5 45, 225 ग्राम्स। ये आ गई x की वैल्यू। फिर नेक्स्ट है 15 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या कहता है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल वेट 50 ग्राम है। अब देखो मीटर स्केल है, यानी 0 से लेके 100 तो ड्राइंग कर ही देना है, और 50 ग्राम उसका वजन है, यानी 50 पे 50 ग्राम एक्ट होगा ही। बैलेंस किया हुआ है उसको 40 सेंटीमीटर पे, बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क। व्हेन ए वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट द 5 सेंटीमीटर मार्क। तो यहां पर 100 ग्राम का वजन है। वेयर मस्ट द वेट ऑफ ATGF बी सस्पेंडेड टू बैलेंस द मीटर स्केल। तो ATGF को सस्पेंड कहां करोगे, इस साइड या इस साइड। तो ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट ढूंढ लेते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट में है फोर्स, और ये डिस्टेंस है 10, तो ये आती है 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी ढूंढ लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 35, सो डिस्टेंस इंटू फोर्स 3500। तो ये देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि एज
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डोमिनेट्स टू, क्या कहेंगे, टू काउंटर एक्ट इट 80 ग्राम फोर्स मस्ट बी सस्पेंडेड ऑन क्लॉकवाइज साइड, है ना। तो यहां पर कहीं पर 80 ग्राम फोर्स सस्पेंड करना पड़ेगा। और कितने डिस्टेंस पे? कभी भी ये मार्किंग को एज्यूम मत करो कि यहां पर सस्पेंड करेंगे, डिस्टेंस एज्यूम करो। तो डिस्टेंस के बाद में तुम्हें मार्किंग मिल जाएगा। सो कैलकुलेट करते हैं अब। बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑलरेडी मैंने ढूंढी हुई थी, 500 तो थी, बट अब 80 ग्राम फोर्स लटकाने की वजह से और एक्स्ट्रा मूवमेंट आई, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑलरेडी 3500 थी। सो 80x इज इक्वल्स टू 3000, 500 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 80, कैंसल आउट करो। 37.5 सेंटीमीटर ये मार्किंग आया। और ये मार्किंग आया है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको डिस्टेंस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि या तो x इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर या एट ए डिस्टेंस ऑफ फल्क्रम से 35, सो 40 प्लस 35, सॉरी 37.5, यानी 77.5 सेंटीमीटर मार्क कर भी हम 80 ग्राम फोर्स लटका सकते हैं। सो डिस्टेंस के टर्म्स में भी आंसर आया, ये मार्किंग भी हमने ढूंढ ली, 40 प्लस x यानी 77.5 सेंटीमीटर मार्क। सिंपल सम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सीसॉ 8 मीटर लॉन्ग। अब देखो यहां पर मीटर स्केल नहीं है, यहां पर अलग है। तो 0 से लेके 8 मीटर लंबा सीसॉ है, ये ध्यान रखो। इज बैलेंस्ड इन द मिडल। अब मिडल में बैलेंस किया हुआ है, यानी 4 मीटर पे एग्जैक्टली बैलेंस किया हुआ है। टू चिल्ड्रन ऑफ मास 30 kgf एंड 40 kgf फॉर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द फल्क्रम एट अ डिस्टेंस ऑफ, एक है 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे और दूसरा वाला है फल्क्रम से 3.5 मीटर के डिस्टेंस पे। कौन है 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे 30 किलो वाला, और कौन है 3.5 मीटर पे 40 kgf वाला? देखो डायग्राम ड्रॉ कर लेना है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द फल्क्रम। क्या कहा है? वेयर मस्ट ए लेडी वेइंग 60 kgf सिट फ्रॉम द फल्क्रम। तो 60 kgf वाली लेडी कहां बैठेगी, और वो डिस्टेंस पूछा है फल्क्रम से। देखो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि वेयर मस्ट द लेडी वेइंग 60 kgf सिट फ्रॉम द फल्क्रम। हमको मार्क नहीं पूछा, यहाँ पे क्लियरली डिस्टेंस पूछा हुआ है ना। टू बैलेंस द सीसॉ। सो बैलेंस हो गया है तो हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज कर ही सकते हैं। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी 60 इंटू एक्स राइट साइड वाली, एंटी क्लॉकवाइज वाली मूवमेंट हो जाएगी लेफ्ट साइड वाली 40 इंटू 3.5। दो मूवमेंट है, एक 40 kgf की वजह से, दूसरी 30 kgf की वजह से। दोनों ही मूवमेंट ऐड होगी क्योंकि दोनों सेम साइड पे तो ऐड ही होगी। 60x 140 प्लस 45, सो ये हो जाएगा 185 बाय 60, 5 से कैंसल आउट होगा, 12 5 60, 37, सो x इज इक्वल्स टू 37 बाय 12, 3.08 मीटर, 3.08 मीटर फ्रॉम फॉलक्रम। ये इतनी डिस्टेंस पे लेडी को बैठना पड़ेगा, तब जाके ये सीसो बैलेंस होगा। अब देखो यहाँ पर मार्किंग वार्किंग पूछा हुआ नहीं है, चाहो तो एडिशनल कमेंट में लिख दो, पर पूछा तो नहीं है।
मार्किंग ढूंढोगे तो 4 और ये x यानी 3.7.08 मार्किंग पे लेडी को बैठना पड़ेगा। नेक्स्ट अगेन यूनिफॉर्म वुडन बीम 80 सेंटीमीटर की। अब देखो ये ध्यान रखो, मीटर स्केल चली गई, अब कुछ और आया है, राइट। तो यूनिफॉर्म बीम 80 सेंटीमीटर लॉन्ग वेइंग 250 GF। अब वेट बोला हुआ है तो वेट एग्जैक्टली उसका 40 के मार्क पे होगा, 250 ग्राम फोर्स है ना, बाय डिफॉल्ट डाल दो। इज सपोर्टेड ऑन ए वेज एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द एक्स विथआउट कॉजिंग द बीम टू टिल्ट। अब टिल्ट नहीं करना है, टिल्ट नहीं करना है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट तो अप्लाई कर ही सकते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई कर देंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज में आ जाएगा 250 और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 0 से 10 है ना, तो ये 0 से 40 हो जाएगा क्योंकि 40 सेंटीमीटर मार्क पे ही वेट एक्ट करेगा। सो 0 से 10, 0 से 40 यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा 30। ये डिस्टेंस इस ढूंढना भी आना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में वजन और डिस्टेंस है 10। सो सॉल्व करो इसको, x हो जाएगा 250 इंटू 30 बाय 10, 0 कैंसल, 750 ग्राम का वजन मैक्स टू मैक्स नहीं, यही वजन रखना पड़ेगा अगर स्केल को बैलेंस करना है तो। सिंपल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फिगर शोज ए यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 ग्राम फोर्स। अब मीटर फिगर तो दी हुई नहीं है, चलो हम ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, और मीटर रूल है यानी 0 से 100 तो होगा ही होगा। वेइंग 100 ग्राम फोर्स तो एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर के मार्क पे 100 ग्राम फोर्स नीचे की तरफ, राइट, एंड पाइवोटेड एट इट्स सेंटर O, और सेंटर पे ही पाइवोटेड। अब सेंटर पे ही पाइवोटेड है मतलब इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जहां पर फल्क्रम है वहीं पर वजन है, तो उसकी वजह से कोई भी मूवमेंट आने वाली नहीं है। टू वेट्स 150 एंड 250 आर हैंग्ड फ्रॉम द मीटर रूल एज शोन इन द फिगर। 150 है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे और 250 है, ये 40 सेंटीमीटर दूर है और ये जो 250 वाला है ना 20 सेंटीमीटर दूर है, ऐसा दिया हुआ है फिगर में फलक्रम से। क्लॉकवाइज मूवमेंट कितनी होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितनी होगी, डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज। चलो अब ढूंढते हैं फटाफट। तो पहला वाला पार्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी राइट साइड वाली, यानी 250 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये आ गया पहला आंसर। फिर बी ढूंढते हैं, क्या कहा है बी में ढूंढने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी ये वाली लेफ्ट साइड वाली, तो 150 ग्राम का वजन है और 40 डिस्टेंस है फलक्रम से, सो ये हो गया 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, राइट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गई। फिर क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज थी 5000 माइनस 6000, तो -1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा हुआ था उसी हिसाब से ढूंढा है डिफरेंस बिटवीन, तो क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज तो -1000 आ रहा है तो -1000 लिख दिया है। फिर क्या पूछा हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओ वेयर द 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी सस्पेंडेड, है ना, तो ये पाइवटिंग से कहां पे सस्पेंड करेंगे, तो क्लॉकवाइज वाली 5000 है, एंटी क्लॉकवाइज वाली बड़ी है। अब एंटी क्लॉकवाइज वाली बड़ी है तो क्लॉकवाइज को सपोर्ट करने के लिए हमको 100 ग्राम का वजन यहां पर कहीं पर लटकाना पड़ेगा, है ना,
लेट्स से x डिस्टेंस की दूरी पे। तो कितना कितना दूर, कहां पर लटकाएंगे हम ये 100 ग्राम फोर्स का वजन, वो पूछ रहे हैं। तो फिर से मतलब ये 100 ग्राम लटकाने के बाद में क्या हो जा रहा है, स्केल बीटा स्केल बैलेंस हो जा रही है। तो लिखो इधर, राइट, बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट कितनी है, 5000 है, और प्लस एडिशनल आएगी ना 100 ग्राम की वजह से, तो 100 इंटू एक्स 100x, और एंटी क्लॉकवाइज में कितनी थी, 6000 थी। सो 100x इज इक्वल्स टू 6000 माइनस 5000, यानी 1000, यानी 1000 अपॉन 100 यानी 10, है ना। तो 10 सेंटीमीटर दूर, ए के डिस्टेंस के टर्म्स में आ गया एट ए मार्क ऑफ 60 सेंटीमीटर। सो मार्किंग के वाइज भी आंसर आ गया और डिस्टेंस वाइज भी आंसर आ गया, दोनों ही तरीके से आंसर को लिख दो। फिर खत्म हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स, है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 फोर्सेस, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस खत्म होता है। ढंग से समझो, रीड करो, लर्न करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, सी यू, बाय बाय।